नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सभी को वंदे मातरम, जय हिंद। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके पास जीके के बहुत ही शानदार प्रश्न, जो कि आपके आने वाले एग्जाम बीएसटीसी 2024 के 30 जून को जो एग्जाम होने वाला है उसमें डायरेक्टली छपने वाले हैं। दोस्तों याद रखिएगा, इन प्रश्नों का जो संग्रह किया गया है एक बहुत ही शानदार तरीके से किया गया है। हर एक प्रश्न के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर एक्सप्लेनेशन भी दी जाएगी, जिसे हम कहते हैं व्याख्या दी जाएगी। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे इस सीरीज के अंदर। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने दोस्तों लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा स्थल, जी हाँ, राजस्थान का कौन सा स्थल आर्द्र भूमि क्षेत्र रामसर स्थलों की सूची में आता है। दोस्तों ये रामसर क्या है, एक संधि हुई थी दोस्तों, क्या हुई थी, एक संधि हुई थी जिसे हम कहते हैं समझौता। क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, समझौता, या फिर हम इसे कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट। और ये समझौता जो हुआ था प्यारे विद्यार्थियों, हुआ था 2 फरवरी को 1971 में। कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 में ये हुआ था। दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो समझौता हुआ था कहां हुआ था, ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है। याद रखिएगा, एक जगह है आपके पास ईरान। कौन सा देश दोस्तों? ईरान। ईरान की मैं बात कर रहा हूं। ईरान के वहीं पर एक सागर है जिसका नाम है दोस्तों कैस्पियन सागर। क्या नाम है दोस्तों? कैस्पियन सागर। और इस कैस्पियन सागर के तट पर ही जगह है जिसे हम कहते हैं रामसर स्थल। कौन सी जगह दोस्तों? रामसर स्थल। और यहां पर क्या किया गया, यहाँ पर एक संधि हुई और बताया कि वर्ल्ड में, पूरे संसार में जितनी भी जगह है, वेटलैंड्स हैं या फिर आर्द्र भूमियां हैं जहां पर अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है, उन सभी जगहों को हम क्या करेंगे? संरक्षित करेंगे। क्या करेंगे? संरक्षित करेंगे। और यूनेस्को ने कह दिया कि हम इन सभी जगहों को घोषित करेंगे भैया रामसर स्थल। तो बता दीजिए दोस्तों, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। स्टार बनाकर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रामसर से बनने वाले जो प्रश्न है 5 से 7 सारे मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। आइए देखिएगा, क्या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान इसमें है, क्या सांबर झील, या उपयुक्त 1 और 2 दोनों, या हैदरपुर वेटलैंड्स। देखिए दोस्तों याद रखिएगा, इसके अंदर दोनों हमारे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांबर झील दोनों ही इसका उदाहरण रहेगा दोस्तों। आइए प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल, क्या दोस्तों? महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी दोस्तों। जी हाँ, आप बता सकते हैं। देखिए 4 लोगों का नाम इसमें दिया हुआ है, केसरी सिंह बारहट, जोरावर सिंह बारहट, विजय सिंह पथिक एंड श्याम जी कृष्ण वर्मा। प्यारे विद्यार्थियों, एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, केसरी सिंह बारहट जो है, जी हाँ मैं इनकी बात कर रहा हूँ, केसरी सिंह बारहट जी क्या है, एक महान कवि थे और साथ ही साथ स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ठीक है। और अगर मैं इनकी बात करूं, इन्होंने क्या किया था, एक जगह थी प्यारे विद्यार्थियों शाहपुरा। कौन सी जगह थी? शाहपुरा। और इस शाहपुरा में इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश सरकार जो समय रूल चलता था, अंग्रेजों का रूल जिसे हम कहते हैं, उस ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्या किया, इन्होंने आंदोलन किया था। तो वहां पर एक केस चल रहा था, दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस। कौन सा केस? दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस। इस केस के चलते हुए अंग्रेजों ने क्या किया, केसरी सिंह बारहट को बोल दिया, भैया आपकी गलती है, आपने राजद्रोह किया है, ठीक है, हम आपको सजा सुनाएंगे। तो इनके ऊपर बहुत सारे जुर्म लगाए गए। और 21 मार्च को प्यारे विद्यार्थियों, 21 मार्च 1914 को, याद रखिएगा प्रथम विश्व युद्ध भी आपको 1914 में हुआ था। 21 मार्च 1914 को इन्हें गिरफ्तार किया और 20 साल के, जी हाँ 20 साल का इनको आजीवन कारावास दे दिया गया। ठीक है विद्यार्थियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 लिखा हुआ है, देसी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। तो प्यारे विद्यार्थी याद रखिएगा, राजस्थान का अगर हम एकीकरण की बात करें, यूनिफिकेशन, इंटीग्रेशन 7 चरणों में हुआ था। और प्रथम चरण में अलवर, भरतपुर, याद रखिएगा दोस्तों, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, इन 4 रियासतों को जोड़ा गया था, जिसे हम कहते हैं दोस्तों मत्स्य संघ। क्या कहते हैं? मत्स्य संघ। और दूसरा जो चरण था, जी हाँ दोस्तों, दूसरा जो चरण था, इसको याद करने की मैं ट्रिक बता देता हूं। मैंने लिखा है प्रभु, काकी, शाको, झाड़ू, बाटो। बहुत ध्यान से छाप लीजिएगा दोस्तों दिमाग में। पर ऐसे याद रखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रतापगढ़, ठीक है। बू से याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर ये बू जो है वैसे बकरी वाला है, तो याद रख लीजिएगा बूंदी, ठीक है। की से का से कुछ भी नहीं दोस्तों, की से याद रखिएगा प्यारे विद्यार्थियों किशनगढ़, शाह से याद रखिएगा प्यारे विद्यार्थियों शाहपुरा, और को से याद रखिएगा कोटा, छा से याद रखिएगा दोस्तों झालावाड़, और डू से याद रखिएगा दोस्तों डूंगरपुर, बा से आपका 12 और टो से टोंक।
बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया लाइन है दोस्तों। वापस बोलता हूं, प्रभु काकी शाह को झाड़ू बांटो। प्रतापगढ़, बूंदी, किशनगढ़, शाहपुरा, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, बारा एंड टोंक। अब ये पूछा है कि कौन सी रियासत हिस्सा नहीं थी। दोस्तों इसमें 9 रियासतें आपका हिस्सा थी, मात्र उदयपुर एक ऐसा आंसर है जो इसमें नहीं था। ये आप विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए प्यारे विद्यार्थी, प्रश्न संख्या 4 में बढ़ते हैं। सन 1730 में राजस्थान का जो जोधपुर जिला है उसमें खिजड़ी आंदोलन किसके लिए हुआ था। प्यारे विद्यार्थी, आप ये कक्षा 5 से आप ये पढ़ते आ रहे हैं खिजड़ी आंदोलन। याद रखिएगा 1730 में जोधपुर में ये आंदोलन हुआ था दोस्तों। जोधपुर के महाराजा ने आदेश दिया था कि जाकर जितने भी खिजड़ी के वृक्ष है वो हमारे लिए लाया जाए और हमारे लिए महल के अंदर कार्य करवाया जाए। तो इस आंदोलन में पेड़ों को बचाने के लिए दोस्तों, जिसे हम कहते हैं वन संरक्षण के लिए, वन संरक्षण के लिए एक महिला थी, बहुत ही हम कह सकते हैं बहुत ही मेधावी, बहुत ही बहादुर महिला थी। इनका नाम याद रखिएगा, अमृता देवी बिश्नोई। इन्होंने क्या किया, जितने भी पेड़ वहां थे उन सभी को गले लगाया और कहा कि अगर आप पेड़ों को काटना चाहते हैं महाराज, तो आपको हमारी लाशों से गुजरना पड़ेगा। और इसे देखकर सभी गांव वालों ने ऐसा ही किया और करीब 300 से ज्यादा लोगों ने पेड़ों को बचाने की कोशिश की। ठीक है, रिजल्ट अच्छा नहीं था इसका, परंतु फिर भी ये एक आंदोलन यहाँ पे हुआ जिसको हम बोलते हैं खिजड़ी आंदोलन। इसका दूसरा नाम था चिपको आंदोलन। आइए प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 5 पर देखते हैं। राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में लगता है। छाप लो भैया, स्टार बना लो। ये बेणेश्वर मेला जो है बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। ये सबसे पहले देखो कहां मनाते हैं, ये याद रखना बच्चों, डूंगरपुर जिले में मनाते हैं। कहां मनाते हैं, डूंगरपुर जिले में मनाते हैं, जहां से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, और ये कौन से महीने में मनाया जाता है दोस्तों, ये माघ पूर्णिमा में मनाया जाता है। इसमें दोस्तों माघ पूर्णिमा के अवसर पर मनाया जाता है। जगह का नाम है दोस्तों बेणेश्वर। जगह का नाम क्या है, बेणेश्वर। ठीक है, तो माघ से याद रखिएगा माघ महीना, और अगर तिथि पूछ ले तो पूर्णिमा, और जिला पूछ ले तो रखिएगा डूंगरपुर। अगर आपसे पूछ ले कौन से भगवान को समर्पित है तो घबराइएगा मत, लिख दीजिएगा भगवान शिव। ओम नमः शिवाय। आइए प्रश्न संख्या 6 कहता है, जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में किस देवी की पूजा करते थे। बस जैसलमेर के जो राजा हैं, ठीक है, अब आप जानते हैं जैसलमेर में यदुवंशी राजवंश था। कौन सा राजवंश था दोस्तों, यदुवंशी राजवंश। हाँ, इसका पूरा नाम था यदुवंशी भाटी राजवंश। ठीक है साहब, पहली बात तो ये। अब यहां पर जो कुल देवी है, यहाँ पर इन कुल देवी का जन्म यही हुआ था, जिन्हें हम कहते हैं जन्मी कुल देवी, और इसको यहाँ पे लोग प्रतीक मानते हैं और इनको कुल देवी मानकर, या आप कह सकते हो आप इष्ट देवी मानकर, इष्ट देवी मानकर इनको स्वीकार किया इन्होंने। और इन माता जी का नाम है स्वांगिया माता। क्या दोस्तों, स्वांगिया माता। इनका दूसरा नाम याद रखिएगा दोस्तों, आवड़ माता। कौन सी माता जी, आवड़ माता के नाम से भी इन्हें जानते हैं दोस्तों। जय माता दी। आइए प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है भोगीलाल पांड्या के बारे में। ये बोल रहे हैं कि भोगीलाल पांड्या जी जो है किस प्रजामंडल से संबंधित हैं। क्या ये मेवाड़ से हैं, डूंगरपुर प्रजामंडल, बांसवाड़ा, या फिर जयपुर। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिएगा कि अगर मैं बात करूं कि भोगीलाल पांड्या जी जो हैं, इन्होंने डूंगरपुर प्रजामंडल की क्या करी थी दोस्तों, स्थापना की थी। क्या की थी, स्थापना की थी। और अगर मैं बात करूं, इनके साथ में बहुत सारे सदस्य थे जिनके नाम हमें पता होना चाहिए। एक बार के लिए मैं आपको बता देता हूं। पहला नाम आपको याद होना चाहिए दोस्तों, शिवलाल कोटड़िया जी। कौन दोस्तों, शिवलाल कोटड़िया जी, इनका नाम आप रट लीजिए। दूसरा आपके साहब है जैन साहब है पुरीचंद जैन। ये भी क्या थे, इस डूंगरपुर प्रजामंडल के सदस्य थे। एक तीसरा नाम विशेष है, बहुत ही अच्छा है, छगन लाल जी। छगन लाल जी मेहता साहब है हमारे। और फोर्थ आपका है गौरी शंकर उपाध्याय जी। गौरी शंकर उपाध्याय जी। एक और नाम इसमें आता है हमारी इस कड़ी में, हरिदेव जोशी जी। कौन आते हैं विद्यार्थियों, हरिदेव जोशी जी। तो ये 5 नाम हमें याद रखने, क्योंकि ये सदस्य रहे हैं किसके, डूंगरपुर प्रजामंडल के। आइए दोस्तों, और भोगीलाल पांडे जी का नाम ना भूले। प्रश्न संख्या 8 की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया। बहुत ही बढ़िया दोस्तों। देखिए ये पुनर्गठन आयोग जो है, आप जानते हैं राजस्थान में या राज्य में क्या हुआ, जो हमारी सीमा थी, तो उस सीमा के पुनर्गठन या सीमाओं के पुनर्गठन के लिए बहुत सारी सिफारिशें आई। तो जब ये सिफारिशें आई तो फाइनली हमें एक आयोग बनाने पड़ा। वो कब बनाया हमने, 1953 में बनाया। किसने बनाया दोस्तों, याद रखिएगा, ये बनाया था केंद्र सरकार ने। किसने प्यारे विद्यार्थियों, केंद्र सरकार ने बनाया था। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9 की तरफ। राजस्थान में सौर वेधशाला कहां स्थित है। इस प्रश्न पर मैं आपको बताता हूं कुछ कुछ बातें जो महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए सौर वेधशाला,
सौर वेधशाला मतलब, वेधशाला का मतलब होता है बेसिकली रिसर्च सेंटर, जहां पर अलग अलग तरह से रिसर्च किया जाता है। तो यहाँ पर जगह का नाम है दोस्तों उदयपुर। क्या है? उदयपुर। अब उदयपुर तो आप जान गए, लेकिन इसके बारे में देखिए कि उदयपुर में क्या हुआ। आसमान बड़ा सही है। क्या आसमान सही है? तो यहाँ पर अगर आप सौर पर्यवेक्षण करना चाहते हैं तो यहाँ का मौसम उसके लिए काफी क्या है, अच्छा है, अनुकूल है। और यहाँ पर जो ये वेधशाला बनाई है दोस्तों, इसको कॉपी किया है या कह सकते हो इसकी प्रेरणा जो ली गई है वो कहां से ली गई है दोस्तों? ये साउथ कैलिफोर्निया से ली गई है, मतलब दक्षिण कैलिफोर्निया में से ली गई है। वहां पर क्या एक झील है दोस्तों, क्या है विद्यार्थियों? एक झील है। झील का नाम है बिग बेयर, बड़ा भालू है, बिग बेयर। और वहां की जो वेधशाला है, उसी वेधशाला की तर्ज पर उदयपुर में सौर वेधशाला स्थापित की गई। दोस्तों एक प्रश्न जो यहाँ एक और बनता है कि वेधशाला तो बन गई, इस तर्ज पर गई, कैलिफोर्निया के हिसाब से बन गई, ठीक है, सब ठीक है, लेकिन बनवाई किसने? ये नाम अगर आ जाए तो याद रखिएगा, इनके नाम के आगे उपाधि जरूर लगा दीजिएगा दोस्तों। डॉक्टर अरविंद भटनागर, इनकी पूरी देखरेख में ये कार्य हुआ था दोस्तों। ठीक है। और इसका जो प्रबंधन जो है हमारी भारत की सरकार अंतरिक्ष विभाग के लिए करती है। ठीक है। और अलग अलग तरह की प्रयोगशालाएं हैं जो कि हमारे अत्यधिक कह सकते हैं देश के विकास में बहुत मायने रखती है। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ राजस्थान में सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। और वाह वाह, सीता माता अभ्यारण्य के बारे में बता सकते हैं। देखिए सीता माता अभ्यारण्य से प्रश्न क्यों बनता है, इसका एक कारण है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो भूमि है, जमीन जो है, यहाँ पर अलग अलग संरचनाओं से मिलकर बनी है। यहाँ पर 3 तरह की संरचनाओं से मिलकर बनी हुई है प्यारे विद्यार्थी। तो एक तो यहाँ पर मालवा का पठार देखने को मिल जाता है, एक यहाँ पर विंध्याचल की पहाड़ियां, विंध्याचल की पहाड़ियां देखने को मिल जाती है प्यारे विद्यार्थियों, और मिल जाती है हमारी अरावली की श्रृंखला। क्या मिल जाती है? अरावली की श्रृंखला देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर क्या एक बहुत ही शानदार संगम होता है इन सभी का, और यहाँ पर 2 झरने भी हैं दोस्तों, गर्म और ठंडे पानी के। ठीक है। तो ये जगह काफी महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ ये फेमस जो है ये किसके लिए दोस्तों? उड़न गिलहरी के लिए फेमस है। तो 10th का आप आंसर कर दीजिएगा दोस्तों, 3 विल बी द करेक्ट आंसर। आओ प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। गौरी देवी किस गायन शैली से संबंधित थी? देखिए गौरी देवी की जो गिनती है ना दोस्तों, वो राजस्थान के, दोस्तों सुनिएगा, ये राजस्थान के महान लोक गायकों में आती है। इसमें आती है दोस्तों, महान लोक गायकों में आती है। अगर इनके जन्म की बात करें तो दोस्तों इनका जन्म 1920 में हुआ था, और ये कहां हुआ था प्यारे विद्यार्थियों? याद रखिएगा, जोधपुर रियासत में हुआ था। कहां दोस्तों? जोधपुर रियासत में हुआ था। और इनकी जो शैली थी वो थी मांड गायन शैली। कौन सी दोस्तों? मांड गायन शैली। और इनके माता पिताजी जो थे, जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, इनके माता पिताजी बीकानेर दरबार में क्या थे? कलाकार थे। ये प्रश्न भी आपसे पूछा गया है। कहां कलाकार थे दोस्तों? बीकानेर दरबार में कलाकार हुआ करते थे। आइए प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 12 में चलते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है। मज़ार फकरी ये कौन से जिले में स्थित है? मज़ार फकरी दोस्तों, मज़ार फकरी जो है, ये मैं आपको एक हिंट देता हूं, जगह का नाम है दोस्तों गलियाकोट। बता दो कहां है ये गलियाकोट? क्या ये जयपुर में है, बीकानेर, डूंगरपुर, या फिर सवाई माधोपुर? प्यारे विद्यार्थी याद रखिएगा, गलियाकोट जो है दोस्तों ये डूंगरपुर में है। कहां पर है? डूंगरपुर में है। तो ये है क्या? ये दोस्तों एक तरह का हम कह सकते हैं कि ये पूजा स्थल है। क्या है? पूजा स्थल है। तो पूजा स्थल है तो भैया आप कहेंगे सर हम क्या करें? तो देखो इसको ध्यान से सीखते हैं। अगर ये पूजा स्थल है तो भाई किसका पूजा स्थल है, कैसे बनाया, किसने बनाया, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। देखिए आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। ये अगर मैं बात करूं, दाऊदी बोहरा समुदाय का नाम है दोस्तों, दाऊदी बोहरा समुदाय, जिसके अंदर दोस्तों शिया इस्माइली, फातिमिद और मुस्तली मुस्लिम, ये तीनों मिलकर एक संप्रदाय बनाते हैं। ठीक है। जिसे हम कहते हैं दाऊदी बोहरा संप्रदाय। उनके लिए क्या है, एक बहुत फेमस जगह है। जैसे बहुत सारे लोगों के लिए अमरनाथ है, किसी के लिए 4 धाम की यात्रा है, किसी जैनों के लिए समेत शिखर जी है, किसी के लिए क्या, किसी के लिए क्या। उसी प्रकार ये इन समुदाय के लिए सबसे प्रिय और सम्मानित चीज है। और ये जो जगह जो है, ये यहाँ पर हमारे एक सैयद फखरुद्दीन साहब, सैयद फखरुद्दीन शहीद साहब थे, जिनका दूसरा नाम है बब्जी मौला। क्या दोस्तों? बब्जी मौला, जिनके नाम पर यह जगह अत्यधिक फेमस है। जिला याद रखिएगा दोस्तों, डूंगरपुर। आइए प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 13 की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रश्न अत्यधिक महत्वपूर्ण, स्टार बना लो, क्योंकि बार बार ये पूछा जाता है कि पेटेंट सूचना केंद्र मतलब पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर की स्थापना कब की गई? इतना से ध्यान रखिएगा।
इसकी स्थापना 98, 99, 2000 या 2002? बता दो भैया अपना असली आंसर। देखिएगा ये 1998 में की गई थी दोस्तों, ठीक है। और इसका काम क्या था? प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्व अनुमान और मूल्यांकन परिषद। मतलब इसके अंदर TIFAC की भी क्या हुई थी? परियोजना बनाई गई थी। इसका विशेष ध्यान रखिए। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, प्रश्न संख्या 14 कहता है राजस्थान अणु शक्ति स्टेशन। क्या दोस्तों? अणु शक्ति स्टेशन कहाँ है? यहाँ देखो RAPS लिखा है, ये RPS नहीं है, राजस्थान पुलिस सर्विस नहीं है, ध्यान से सुनो। RAPS की जो फुल फॉर्म है दोस्तों है राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन। राजस्थान, लिख देता हूं आपके लिए, राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, ठीक है। या फिर इसका दूसरा नाम एक और है, राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। ये कहां स्थित है दोस्तों? याद रखिएगा, रावत भाटा में है। कहां पर है? रावत भाटा में है। और राजस्थान का पहला मतलब प्रथम, और हमारे भारत का दूसरा, क्या? राजस्थान का तो याद रखिएगा पहला है, और हमारे भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। क्या है दोस्तों? परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है। आइए इसको ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15। 15 प्रश्न कहता है मारवाड़ की ख्यातों के अनुसार किस शासक के 52 युद्धों में सफलता प्राप्त की थी? 4 ऑप्शन आपके पास है, राव मालदेव, राव गंगा, राव चुंडा या राव जोधा। याद रखिएगा, राजा या राव मालदेव जो इसके कह सकते हो यही थे जिन्होंने 52 युद्धों में सफलता प्राप्त की थी। राव मालदेव जो हैं, इनके पिताजी का नाम था गंगाराव। क्या नाम था दोस्तों? राव गंगा या गंगाराव। अगर मैं इनकी बात आपको बताऊं तो इनका जन्म कब हुआ था वो पूछ लिया जाता है दोस्तों। 5 दिसंबर 1511 में हुआ था। कब हुआ था? 5 दिसंबर 1511 में। और 1532 में दोस्तों, ये मारवाड़ के थे, इसको ध्यान रखिएगा। 1532 में इन्होंने अपने पिता की निर्मम हत्या कर दी। क्या कर दी दोस्तों? हत्या कर दी, और मारवाड़ के शासक बन गए। और 1542 में, प्यारे विद्यार्थी, कब? 1542 में इन्होंने एक युद्ध किया था। युद्ध का नाम बहुत बड़ा प्रचलित है, पाहेबा युद्ध। कौन सा युद्ध? पाहेबा युद्ध। इस युद्ध में इन्होंने दोस्तों बीकानेर के शासक थे राव जैतसी, क्या नाम है दोस्तों? राव जैतसी, इनको पराजित किया था। इनके बारे में ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 16 लिखा हुआ है राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है? बता दो भाई, कौन सा भौगोलिक अंचल जो है मालवा के पठार के विस्तार को बताता है? अगर मान लो मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी भाग है, मतलब ये वाला इलाका, क्या बोल रहा हूं मैं? दक्षिण पूर्वी इलाका जो है दोस्तों, याद रखिए ये पठारी भाग है, ठीक है। इसका दूसरा नाम जो है हाड़ौती का पठार। क्या बोलते हैं इसको? हाड़ौती का पठार भी हम कह सकते हैं, और इसे ही हम क्या है, मालवा के पठार का विस्तार भी कह सकते हैं। इसकी औसत ऊंचाई पूछ ले तो ध्यान रखिएगा दोस्तों 500 मीटर है, ठीक है। और यह अर्ध चंद्राकार, मतलब आधे चांद के रूप में, अर्ध चंद्राकार रूप में विस्तृत है। ओके, आइए दोस्तों अगले प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ते हैं। देखा राजस्थान में डेयरी विकास हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी संघ RCDF जो है राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन, इसकी स्थापना कब की गई? दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। 2002 में, 88 में, 52 में या 77 में? अपना सही उत्तर आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों 1977 में इसकी स्थापना हुई। क्यों हुई? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि डेयरी एजेंसी जो होती है उसकी स्थापना इसलिए की जाती है क्योंकि देखो हर गांव हर जगह पर डेयरी होना चाहिए। मतलब जो मिल्क या कह सकते हो दूध की जो हम कह सकते हैं जैसे किसान भाई लोग होते हैं दूध वगैरह निकालते हैं, तो उस प्रकार मतलब उस चीज को प्रॉपर गवर्न करने के लिए, प्रॉपर नियमों अनुसार चलाने के लिए इसकी स्थापना की जाती है। अच्छा एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एक अधिनियम है राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम। यह अधिनियम दोस्तों 1965 का है, और इसके तहत ही इसको क्या किया गया, एक सहकारी समिति या एक सोसाइटी के रूप में इसको क्या किया गया, पंजीकृत किया गया था। ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 18, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अगर मान लीजिए कोपेन वर्गीकरण के हिसाब से, ये ज्योग्राफी से प्रश्न है, कोपेन वर्गीकरण के हिसाब से राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रकार के जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? ध्यान से पढ़िएगा इसको दोस्तों। AW, BWHW, CWG या BSHW? याद रखिएगा इन अंकल का पूरा नाम था दोस्तों व्लादिमीर कोपेन। क्या नाम था? व्लादिमीर कोपेन नाम था। और इन्होंने 1918 में वनस्पति के आधार पर दोस्तों
इसके आधार पर, वनस्पति के आधार पर राजस्थान की जलवायु को 4 भाग में बांटा। ठीक है दोस्तों, BWHW, इसको हम बोलते हैं दोस्तों शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। क्या बोलते हैं? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। BSHW, इसको बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों अर्ध शुष्क। क्या बोलते हैं? अर्ध शुष्क। और CWG जो होता है इसको बोलते हैं उप आर्द्र। क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? उप आर्द्र में से कहते हैं। ठीक है। और अगर AW की बात करूं तो इसको हम दोस्तों कहते हैं अति आर्द्र। क्या कहते हैं? अति आर्द्र। ठीक है। और अगर उप आर्द्र की मैं बात करूं तो याद रखिएगा ये सर्वाधिक बीहड़ वाला, क्या दोस्तों? सर्वाधिक बीहड़ वाला जलवायु क्षेत्र कहलाता है। और इसकी कह सकते हो सबसे आगे कौन है इसमें? टोंक सबसे आगे है। कौन सा आगे है? सबसे आगे टोंक है। AW की बात करें तो दोस्तों इसमें बांसवाड़ा सबसे आगे आता है। क्या आगे आता है दोस्तों? बांसवाड़ा सबसे आगे आता है। और BHW की बात करें, क्या दोस्तों? BSHW की बात करें तो इसके अंदर राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र आता है। क्या आता है दोस्तों? राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र आता है। और BWHW जो है ये B से याद रखेंगे दोस्तों बीकानेर। याद रखेंगे बीकानेर वाला एरिया में ज्यादातर आता है। तो करेक्ट आंसर दोस्तों इसमें हो जाएगा 4। इसमें बहुत सारी चीजें हमने बताई है। अगर मान लीजिए आपको लगता है यार ये इन्फॉर्मेशन बड़ी काम की है, तो एक बार क्लास खत्म होने के बाद आप इस वीडियो को वापस देखें और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपनी नोटबुक में लिख लें। ठीक है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। 19 कहता है निम्नलिखित में से पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु किस नहर परियोजना का विकास किया गया? भाई इंदिरा गांधी नहर का किया गया, चंबल नहर, सोमकला अंबा नहर या गुड़गांव नहर परियोजना? बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। आप बता सकते हैं कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विकास किया गया था। और आप सभी को पता होना चाहिए, जैसे पंजाब में आप जानते हैं ब्यास नदी, कौन सी नदी? ब्यास। और कौन सी भैया? सतलज। यहां पर इन दोनों के संगम पर बनाया गया दोस्तों हरिके बैराज। कौन सा बैराज प्यारे विद्यार्थियों? हरिके बैराज बनाया गया। ठीक है। और वहीं पर क्या है? इंदिरा गांधी का हम कह सकते हैं उद्गम स्थल भी होता है। कभी कभी पूछ लेता है ये परियोजना का शुभारंभ कब हुआ था, तो प्यारे विद्यार्थियों याद रखिएगा 19 मार्च 1958 में। 19 मार्च 1958 में किया गया था। उस समय हमारे जो गृह मंत्री हैं दोस्तों, इनकी बात कर रहा हूं मैं, हमारे गृह मंत्री जो हैं गोविंद वल्लभ पंत। याद रखिएगा गोविंद वल्लभ पंत है। और इन्होंने ही इस नहर का नाम रखा था दोस्तों राजस्थान नहर। क्या रखा था? राजस्थान नहर नाम रखा था। और बाद में 2 नवंबर को दोस्तों 2 नवंबर 1984 को इसको इंदिरा गांधी नहर परियोजना का नाम दे दिया गया। ये ध्यान रखिएगा 2 नवंबर। ठीक है। मजा आ जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं 20। दोस्तों ये वीडियो काफी बड़ा हो गया है, कोई बात नहीं, हम इस क्लास में 25 प्रश्न ही करेंगे और इसका पार्ट 2 जल्दी ही आपके सामने रिलीज कर देंगे। अगर जैसे आप पार्ट 1 खत्म करो और आपको लगे यार नहीं अच्छा वीडियो था, अच्छी क्लास थी, अच्छे प्रश्न थे, तो आप जरूर कमेंट में लिखे सर पार्ट 2 जल्दी से जल्दी अपलोड किया जाए। ठीक है। और जरूर बताएं दोस्तों कमेंट करके। देखो क्लास में इतनी कंजूसी नहीं, एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को शेयर करना तो बनता है, और कुछ भी नहीं तो एक प्यारा सा कमेंट तो बनता है कि सर देखो ऐसी ऐसी बात है। आइए प्रश्न संख्या 20 पर चलते हैं। लिखा हुआ है चौगान स्टेडियम कहाँ है? देखिए चौगान स्टेडियम जो है ये क्या है? अपने जो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जयपुर का जो परकोटा है, क्या दोस्तों? जयपुर का जो परकोटा है तो वहां पर स्थित है। और परकोटा किसका दोस्तों? गणगौरी। किसका दोस्तों? गणगौरी बाजार का परकोटा। ठीक है। और यहाँ पर कौन से मैच खेलते हैं ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर मैच खेले जाते हैं एलिफेंट पोलो मैच खेले जाते हैं। एलिफेंट पोलो मैच यहाँ पर खेले जाते हैं। यह है आपके जयपुर में। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 21 की ओर। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि त्याग भूमि नामक अखबार जो था 1927 में इसको किसने प्रकाशित किया? प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा ये प्रश्न जो है हमारे कम्युनिटी पोस्ट में भी एज ए क्यूज डाला गया था। हमारी कम्युनिटी जो पोस्ट है उसके अंदर करीब 40 से 50 प्रश्न डाल दिए गए सारे सब्जेक्ट से। दोस्तों हर एक प्रश्न के साथ में क्या है हमने एक्सप्लेनेशन भी दी है, व्याख्या भी दी है। मान लीजिए आप कभी वीडियो नहीं देख पाए तो कम्युनिटी पोस्ट पे जाके प्रश्नों को सॉल्व जरूर करें। और प्रश्नों को सॉल्व करते आपको लग जाएगा कि भैया यूट्यूब पे ये जो चैनल है इसके वीडियोस तो देखने पड़ेंगे, सारे क्वेश्चन तो सॉल्व करने पड़ेंगे अगर आपको एग्जाम में सिलेक्शन चाहिए। देखिए याद रखिए त्याग भूमि जो है, ठीक है, इस नामक अखबार का प्रकाशन हम कह सकते हैं 1927 में हुआ था। और हरिभाऊ उपाध्याय साहब, कौन साहब? हरिभाऊ उपाध्याय साहब ने इसका प्रकाशन शुरू किया था। हरिभाऊ उपाध्याय कौन थे दोस्तों? ये स्वतंत्रता के कार्यकर्ता थे और 1952 से 1956 तक ये अजमेर के मुख्यमंत्री भी रहे थे। क्या रहे थे? अजमेर के मुख्यमंत्री रहे थे। याद रखिएगा
अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ता हूं, प्रश्न संख्या 22 लिखा है गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से एक भैया, इसका निर्माण गंगा सिंह जी ने करवाया था। किसने करवाया था? गंगा सिंह जी ने। अगर गंगा सिंह जी के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं आपको, ये बीकानेर रियासत, कौन सी रियासत के विद्यार्थियों? बीकानेर रियासत के महाराजा थे। और 1922 से लेकर 27 में, 1922 से लेकर 27 की अवधि, मतलब 5 सालों की अवधि में इन्होंने इस राज्य की इस नहर का निर्माण करवाया था, जो कि हमारी प्रथम सिंचाई योजना है। क्या है दोस्तों? प्रथम सिंचाई या फर्स्ट इरिगेशन प्लानिंग है। और ये नहर कहां से निकलती है, ये बहुत महत्वपूर्ण याद रखिएगा। ये फिरोजपुर, जगह नाम बताया फिरोजपुर। फिर ये कहां है फिरोजपुर? याद रखना, पंजाब में है ना। पंजाब का जो फिरोजपुर है दोस्तों, उसके निकट सतलज नदी, कौन सी नदी? सतलज नदी से की गई है। इसकी पूरी लंबाई जो है नहर की दोस्तों 129 किलोमीटर है, जिसमें से 112 किलोमीटर तो ये पंजाब में है, 17 किलोमीटर दोस्तों राजस्थान में है। राजस्थान का कौन सा जिला है दोस्तों? गंगानगर। कौन सा नगर दोस्तों? गंगानगर। और गंगानगर जिले में भी दोस्तों जो जगह है वो याद रखना, शिवपुर तक ही ये नहर है। और इसे दूसरा नाम कहते हैं बीकानेर नहर भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं? बीकानेर नहर भी हम कहते हैं। दोस्तों इतनी सारी नॉलेज एक प्रश्न से, मैं कह रहा हूं स्क्रीनशॉट ले लो और वापस सुन लेना, वापस देख कर लिख लेना। वापस मैं रिपीट कर देता हूं प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए। हमने कहा है कि बीकानेर रियासत के जो महाराजा थे गंगा सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था। 5 साल की अवधि थी, 1922 से लेकर 27 तक। दूसरी बात, ये राजस्थान की प्रथम सिंचाई योजना है। तीसरी बात, ये कहाँ है? पंजाब के फिरोजपुर इलाके में। वहां पे कौन सी नदी? सतलज नदी के निकट है। टोटल लंबाई याद रखना 129 किलोमीटर, पंजाब में है इसकी 112 किलोमीटर, बची हुई 17 किलोमीटर आपके गंगानगर जिले में। गंगानगर जिले में भी कहां तक है भैया? शिवपुर तक है। इसका दूसरा नाम बीकानेर नहर के नाम से भी रखा गया है। आइए प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 23 की ओर चलते हैं। 23 में पूछा दोस्तों धामन, करड़ और अंजन ये किस प्रकार की या किस चीज की किस्म है? क्या ये भेड़ों की किस्म है, या अरंडी के बीच, या घास के मैदान, या तीन नायक है? दोस्तों याद रखिए ना तो ये नृत्य के नायक है ना कुछ और, ये घास की किस्म है। किसकी किस्म है दोस्तों? घास की किस्में हैं। इसके अंदर से दोस्तों अंजन की जो किस्म है, अंजन जो घास है, इसका साइंटिफिक नेम याद रखिएगा, इसको बोलते हैं दोस्तों सेनक्रस। ध्यान से सुनना, सेनक्रस सिलियरिस। क्या नाम बताया मैंने दोस्तों? सेनक्रस सिलियरिस। इसका दूसरा जो प्रचलित नाम है दोस्तों वो है बफेल घास। कौन सी? बफेल घास या कोलक कोटाई। दूसरी बात अगर मैं करूं धामन घास, धामन घास जो है उसका जो दूसरा नाम है दोस्तों है सेनक्रस सेटिजेरस। क्या नाम है दोस्तों? सेनक्रस सेटिजेरस नाम है। दूसरी अगर मैं बात करूं सेमन घास, ठीक है, उसका भी ध्यान रखिएगा, उसका नाम है लेसियूरस सिंडिकस। याद रखिएगा तीनों क्या है? घास की कह सकते हैं किस्में हैं। अगला प्रश्न संख्या 24 है, लास्ट 2 प्रश्न बाकी, ध्यान से सुनिएगा। जब पुष्कर की पहाड़ियों में दोस्तों भारी बारिश होती है तो बाढ़ कहां पर आती है? तो ध्यान रखिएगा पुष्कर कहां है बता दो भाई, दोहराना मत, जल्दी से आंसर कर दो। देखिएगा अगर पुष्कर में भारी बारिश होगी तो बाढ़ आती है दोस्तों बालोतरा में। कहां आती है? बालोतरा में। ठीक है, ये पंचभद्रा जो क्षेत्र है वहां पर, कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? पंचभद्रा क्षेत्र जो है वो क्या है? ढलान की तरफ है। किधर की तरफ है? ढलान की तरफ। इसलिए क्या है, जैसे ही बालोतरा मतलब बोले तो बाड़मेर, क्या दोस्तों? बाड़मेर। जैसे ही वहां पर भारी बारिश होगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगी? बाढ़ आने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। आइए दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न करते हैं, फिर आप अगला इसका पार्ट जरूर देखें और आने वाली वीडियोस को भी सराहें। देखिएगा सुनिएगा कि शाहपुरा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वो कौन सा है? क्या दादू संप्रदाय है, वल्लभ संप्रदाय, या निम्बाक संप्रदाय, या राम स्नेही संप्रदाय? ध्यान से सुनिएगा, यहां पर जो संप्रदाय है दोस्तों कौन सा है? राम स्नेही संप्रदाय है। ठीक है, कौन सा है? राम स्नेही संप्रदाय। और इसकी अगर बात करें तो इसकी स्थापना दोस्तों रामचरण जी ने, संत रामचरण जी ने 1650 में की थी। कब की थी दोस्तों? 1650 में की थी। और इसकी जो मेन कह सकते हो पीठ जो है वो कहाँ है? शाहपुरा में। ये शाहपुरा है प्यारे विद्यार्थियों भीलवाड़ा में। यहाँ पर भीलवाड़ा, अच्छा मात्रा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, बस भीलवाड़ा जगह का नाम याद रखिएगा। और इनके जो मठ होते हैं ना उनको हम दोस्तों राम द्वारे के नाम से याद करते हैं। किस नाम से? राम द्वारे। और इस संप्रदाय के जो लोग होते हैं इनको बोलते हैं निर्गुण निराकर। निर्गुण निराकर ब्रह्म के उपासक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्गुण निराकर ब्रह्म के उपासक। तो राम स्नेही संप्रदाय की अगर प्रमुख पीठें आपसे पूछ ली जाए तो दोस्तों याद रखना, पहली है सिंगथल शाखा जो संत रामदास जी ने बनाई थी। दूसरी आपकी दोस्तों है खेड़ापा शाखा। कौन सी है? खेड़ापा। उनके जो कह सकते हो जो पीठ नायक हैं संत हरिदास जी हैं।
और दो और आती है, एक तो रेण शाखा आती है और एक आती है शाहपुरा। तो रेण शाखा जो है उसके संत दरियाव जी है, और शाहपुरा शाखा जो हम बात कर रहे थे, भीलवाड़ा शाहपुरा, इसके जो है संत कौन है दोस्तों? रामचरण जी। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से आप सॉल्व करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।